प्यारे विद्यार्थियों, आपकी YouTube चैनल प्यासी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 श्वसन तथा गैसीय विनिमय। विद्यार्थियों, इस अध्याय से आपको 2, 4, 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोगों के नाम लिखिए। तो मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोग कौन कौन से हैं? पहला रोग है सूखी खांसी, दूसरा है हेमोपेटाइटिस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुफ्फुस आवरण के 2 कार्य लिखिए। तो कार्य लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फुफ्फुस आवरण होता क्या है। तो फेफड़ों की जो चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं। लिखा क्या है? फेफड़ों के चारों ओर तरल पदार्थ से भरी हुई दोहरी झिल्लीमयी परत को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। अब इसके कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है, यह फेफड़ों की सुरक्षा करती है। दूसरा है, यह फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करती है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? दमा रोग किस कारण से होता है? तो दमा रोग किस कारण से होता है? दमा रासायनिक धुआं, तेज गंध आदि के कारण होता है। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? पहले कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त होता है। अब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन। अब हमारा 5वां प्रश्न है, अंतः श्वसन किसे कहते हैं? अंतः श्वसन इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अंतः श्वसन चूँकि कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब 6वां प्रश्न है हमारा, निःश्वसन किसे कहते हैं? निःश्वसन फेफड़ों में CO2 युक्त वायु का वायुमंडल में उत्सर्जित होना निःश्वसन कहलाता है। मतलब जो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका वायुमंडल में क्या होना? उत्सर्जित होना निःश्वसन कहलाता है। अब निःश्वसन क्षमता सामान्य अंतः श्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति उच्छ्वासित कर सकता है, इसे हम निःश्वसन क्षमता कहते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतः श्वसन एवं निःश्वसन में अंतर लिखिए। तो अंतः श्वसन की क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में वायुमंडलीय CO2 युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जबकि इसमें फेफड़ों में CO2 युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। इसमें क्या होगा? अंतः श्वसन की क्रिया में CO2 क्या होगी? फेफड़ों में प्रवेश करेगी, जबकि निःश्वसन की क्रिया में क्या होगा? CO2 बाहर निकलेगी। अब दूसरा क्या है? इसमें डायफ्राम चपटा होता है, जबकि इसमें डायफ्राम गुंबदनुमा होता है। तीसरा अंतर देख लेते हैं। इस क्रिया के दौरान पसलियां बाहर की ओर खिसकती हैं, जबकि इसमें पसलियां भीतर की ओर खिसकती हैं। चौथा अंतर है, इस प्रक्रिया में प्लूरल गुहाओं का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि इस प्रक्रिया में प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो आंसर क्या है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसकी मदद से होता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन वह पदार्थ है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे देख लेते हैं। यह वर्णक फेफड़ों के वायु कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है। ये वर्णक क्या करता है कि फेफड़ों के वायु कोश में जितनी भी ऑक्सीजन रहती है उसको ग्रहण करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। आगे क्या होता है? पुनः यह उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस
को ग्रहण कर रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर किन्हीं 4 श्वसन विकारों का वर्णन कीजिए। तो पहले आंसर देख लेते हैं हम। पहले हमें किसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए? श्वसन की। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त होता है। अब मानव श्वसन तंत्र के भाग। मानव श्वसन तंत्र के भाग निम्नलिखित हैं। पहला भाग है नासिका एवं नासा गुहा, दूसरा है ग्रसनी तथा कंठ, तीसरा है श्वास नली, चौथा है फुफ्फुस या फेफड़े। अब हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, नासिका एवं नासा गुहा। हमारी नासिका में 2 नासा छिद्र होता है जिसमें वायु प्रवेश करती है। नासिका छिद्र के भीतर रोम या बाल होते हैं जो धूल के कणों तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। नासिका छिद्र से वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। यह गुहा श्लेष्मा उत्पन्न कर वायु को नम बनाती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, श्वास नली। श्वास नली की संरचना नलिकाकार होती है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह कंठ के पिछले भाग से प्रारंभ होकर वक्षगुहा के मध्य तक फैली रहती है। यहाँ पर दाहिनी और बाईं ओर प्रधान श्वास नलियों में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये श्वास नली क्या होती है? फेफड़ों में दाईं और बाईं ओर विभक्त होकर प्रवेश करती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा फुफ्फुस या फेफड़े। यह दो होते हैं जो वक्षगुहा में दाहिनी और बाईं ओर स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? वक्षगुहा के दाईं और बाईं ओर स्थित होते हैं। फेफड़ों के भीतर श्वास नलियां कई शाखाओं दर शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये श्वास नली फेफड़ों के अंदर कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। अंतिम शाखाएं पुनः विभाजित होकर अनेक कूपिका वाहिनियों की संरचना करती हैं। अंतिम शाखाएं जो होती हैं पुनः शाखा में विभाजित होकर कूपिकाओं की संरचना करती हैं जो कूपिका में खुलती हैं। संपूर्ण फेफड़ा 2 झिल्लियों के आवरण से ढका रहता है। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान में तरल पदार्थ भरा होता है जो घर्षण को कम करके फेफड़ों के संकुचन एवं प्रसारण को सुगम बनाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा डायफ्राम। यह वक्षगुहा को उदर गुहा से अलग करता है। इसी पर फेफड़े टिके होते हैं। इस प्रकार यह भी श्वसन क्रिया में भाग लेता है। यह डायफ्राम है। ये देखिए क्या है? डायफ्राम है। और ये पूरा श्वसन तंत्र का चित्र है। इसे आप बहुत अच्छे से सीख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं होती हैं इसकी, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय के मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। ये सभी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं इनकी। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।